सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शंघाई ताउन तंजीम के अहम इजलास की इंगेजमेंट शुरू हो गई हैं। दहशतगर्दी से निपटने से लेकर इक्तिसादी ताउन, मौसमियाती तब्दीली से गुर्बत, बेरोजगारी और कल्चरल रवाबित से लेकर वफूद के तबादले तक लातादाद मसाइल पर खुली बातचीत का आगाज हो गया है, जिससे मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस से निपटने के लिए तंजीम के अज़्म की अक्कासी होती है, जिसका मकसद मुश्तरका खुशहाली के लिए एक दूसरे का साथ देना है। सवाल यह है कि पाकिस्तान इस अहम मल्टीलैटरल फोरम के पोटेंशियल से किस तरह फ़ायदा उठा सकता है। वीटो पावर्स, 4 एटमी ताकतें, अहम तिजारती रूट पर वाक़े इलाकाई सलामती के लिहाज से अहम सेंट्रल एशियन रियासतें एक छत तले जमा हैं, जो दुनिया की आबादी का 40% है, आलमी GDP का 32% है। इस्लामाबाद में होने वाला SCO सरबराही इजलास इस लिहाज से अहम है कि इस दौरान पाकिस्तान इक्तिसादी बहाली का खाका तरतीब दे रहा है। इसके अलावा सरबराही इजलास की मेज़बानी करके पाकिस्तान ने बाज़ हलकों की जानिब से इसे सिफारती तन्हाई का शिकार करने की कोशिशों को भी नाकाम बना दिया है। चीन की ज़ेर क़यादत SCO का मकसद यूरो एशियन कम्युनिटी को फ़रोग़ देना है। ऐसी कम्युनिटी जो समाजी इक़्तिसादी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और कानून नाफिज करने वाली पॉलिसियों को हम आहंग करने और सकाफती रिश्तों को मजबूत करने पर मरकूज़ हो। अगर पाकिस्तान को मुआशी खुशहाली की जानिब से गामज़न करना है तो जनूबी एशिया के अंदर वस्त एशियाई और मशरिक़ वस्ता के साथ रीजनल कनेक्टिविटी नागुज़ीर है। अगरचे मगरबी दुनिया में कुछ हल्के SCO को एक मगरब मुखालिफ के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन ये एक तंग नज़री पर मबनी राय है, क्योंकि अमन, तिजारत और इक़्तिसादी सरगर्मियों की हौसला अफजाई के लिए रीजनल पावर्स और पड़ोसी ममालिक के दरमियान ताउन की मुश्तरका कोशिशों की अहम ज़रूरत है। इसमें किसी को ये इब्हाम नहीं होना चाहिए कि यूरो एशियाई रियासतें मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम जैसे फोरम पाकिस्तान और भारत जैसी हरीफ रियासतों को भी एक कसीर जहती छतरी के नीचे ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। SCO के बाद पाकिस्तान के लिए ब्रिक्स जैसा प्लेटफॉर्म भी ओपन है, जो रूस की ज़ेर क़यादत आलमी और रीजनल पावर्स का फोरम है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का कामयाब इनेकाद इस बात का इशारा देता है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर बहुत हद तक वापस आ चुका है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान की अहम तरजीहात में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे, बैनुल-अक़वामी जराइम और समाजी, सकाफती, इक़्तिसादी शोबों और दीगर इलाकाई मसाइल में ताउन शामिल है। देखना है कि इन तरजीहात के हुसूल में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस्लामाबाद सेशन कितना अहम संग मील साबित हो सकता है। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर मसूद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। शाहिद साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। मुझे ये बताइएगा, ये जो इस सारे प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है जो हम इस वक्त इस मल्टीलैटरल फोरम से हासिल करना चाहते हैं? मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी, कियानी साहब आपसे पूछ रहा हूँ। जी, मैं पहले समझता हूँ वैसे तो आप एजेंडे में अगर आप देखें जो इस वक्त एजेंडा है उसमें इकोनॉमिक जो इनलार्जमेंट है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, वो सबसे ज़्यादा अहम रखी गई है इन्होंने, क्योंकि अगर ममालिक देखें ये रीजनल ममालिक किसी न किसी तरह से कनेक्टेड हैं और ये कनेक्टिविटी का जो एक इशू जो हमारे साथ दरमियान में जो मसला खड़ा हुआ है वो अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी है और अफगानिस्तान के अंदर इशूज ऑफ टेररिज्म है वो है। मैं समझता हूँ कि अगर हमने यहाँ आए भी हैं कि इनलार्ज करेंगे इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कम ही मौके मिलते हैं कि ये सारे ममालिक जो हैं एक जगह पर एक जगह खड़े हों। आज ये SCO की और ये फोरम है ऐसा जिसके अंदर ये सब मुल्क चाहें, क्योंकि अगर आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को देखें तो लैंड लॉक्ड है, तो एक तरह से थोड़ा सा रूस भी लैंड लॉक्ड अगर देखा जाए, जहाँ का अगर ट्रेड यहाँ पर इन मुल्कों के साथ होनी है।
तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर स्ट्रेस दिया जाए, फोकस किया जाए। और फिर एक और जो है मैं समझता हूँ इससे कनेक्टेड है, मेरी आपकी अपनी ओपिनियन है कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म का इशू है, जिसके ऊपर मैं कहता हूँ सारी दुनिया के तकरीबन कंसेंसस है कि ये जो अफगानिस्तान की जो हुकूमत तालिबान है, ये किसी न किसी तरीके से इस पर काबू पाए, ताकि इसका फॉलो आउट जो है, हम 40 साल से भुगत रहे हैं इस चीज को। रेफ्यूजीज हमारी तरफ यहाँ ठहरे में हैं और जा ही नहीं रहे वापस, क्योंकि वहाँ हालात ऐसे ठीक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इकोनॉमिक इश्यूज भी होंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज भी उस पर डिस्कशन होगी, और ये जो अफगानिस्तान के ऊपर जो टेररिज्म का मामला है, इस पर मैं समझता हूँ कि कंसेंसस होनी चाहिए। किसी तरीके से इस मुल्क की लीडरशिप को पावर किया जाए कि जनाब आप मेहरबानी कर इस पर फोकस करें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सब नेबरिंग कंट्रीज पर। राइट, पॉइंट अगेन। मसूद खान साहब, आप तो फॉर्मर एम्बेसडर भी रहे हैं, चाइना के अंदर आप एम्बेसडर रहे हैं, अब तो आपका तजुर्बा ज़ाहिर है बड़ा मुख्तलिफ है इस सारे प्रोसेस के अंदर। आपके ख्याल में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस SCO से क्या होगा? इस फोरम से हम किस तरह भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं? मैं आपके सामने 3 नुकात पेश करना चाहता हूँ। पहला नुकता ये है कि ये पाकिस्तान की जब अरसे के बाद एक सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है और उससे मुस्बत नताइज होंगे और उससे मुस्बत तासुरात मरतब होंगे सारी दुनिया में, खित्ते में भी और सारी दुनिया में, क्योंकि कोई 7 वज़राए आज़म, एक अव्वल नायब सदर और एक वज़ीर ख़ारजा है, पाकिस्तान मेज़बान है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपने अपने तारुफ में कहा, दुनिया की अहम तरीन तंजीमों में से है। इसका इर्तिक़ा जो है वो इतना तेज़ी से नहीं हुआ, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो एक नया निज़ाम उभरा था, उसके एक मुतबादिल निज़ाम के तौर पर इसमें झलक नज़र आ रही है। अगरचे जो है पूरे ममालिक में मुकम्मल हम आहंगी नहीं है, लेकिन इसके जो अरकान में 2 ममालिक अहम तरीन हैं बैनुल अक़वामी निज़ाम में, और वो है चीन और रूस, और उसके बाद हिंदुस्तान भी उभर रहा है। और पाकिस्तान की अहमियत को भी कम ना समझे। आजकल के मामलात या मसाइल जो है उसकी रोशनी में ना पाकिस्तान का अहाता कीजिए या उसका तजिया कीजिए, बल्कि देखिए कि पाकिस्तान के कितने लोग हैं, पाकिस्तान का कैसा खित्ता है और किस तरीके से ये एक मौसर किरदार अदा करेगा। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो चीन के वज़ीर आज़म आए हैं, तो उनके आने के बाद बहुत अहम फैसले हुए, मफाहमतों के ऊपर दस्तखत हुए हैं और मुआहदे हुए हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है। दूसरे मैं आपको बताता हूँ कि जो एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ है, मैं खुद जो है उस एयरपोर्ट ग्वादर एयरपोर्ट में जब ये बन रही थी गया था, तो इससे ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एयरपोर्ट होगी और इससे बलूचिस्तान अव्वलन और पूरा पाकिस्तान फिर जो है मुतासर होगा मुस्बत अंदाज में, और पाकिस्तान की मईशत को महमीज मिलेगी। तो ये जो है इसमें एक बयानिया रद्द हुआ। जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर थे वो कहते थे, किसी तरह से चाहते थे कि चीन के वज़ीर आज़म ली छियांग ना आए, क्योंकि वो चीनी जो वर्कर्स थे या लोग तो उनको निशाना बना रहे। लेकिन इधर से पैगाम ये गया है कि ये तो बलूचिस्तान के लिए खुशहाली का पैगाम है। तीसरा पहलू जो मैं उजागर करना चाहता हूँ कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ती है और इसमें कामयाबी भी हुई है। एक स्ट्रक्चर भी मौजूद है जिसे कहते हैं रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, और उसने कई दहशतगर्दी के वाक़यात को रोका है। तकरीबन 1700 दहशतगर्दों को जो है न्यूट्रलाइज किया है। लेकिन देखिए अजीब इत्तफाक कि जब ये सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उस वक्त कनाडा से ये खबर आती है कि उन्होंने 5 हिंदुस्तानी सफारतकार बशमूल उनके हाई कमिश्नर को निकाल दिया है वहाँ से, और उनके ऊपर इल्ज़ाम है, दस्तावेजी सबूत है कि वो वहाँ दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहे थे। तो इसलिए जो है हिंदुस्तान हमारे ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाता रहता है कि जनाब कि हम बात नहीं करना चाहते क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के पीछे है, और हालांकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा विक्टिम है। अभी जो मगरब में बहस चल रही है, आपने बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट इस वक्त ये अपनी उसमें एनालिसिस में शेयर किया है सर, कि ये मैं इस पर बात करना चाह रहा था क्योंकि मैं चाहता पहले जरा हम SCO के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा रीजनल कनेक्टिविटी और उस पर, क्योंकि टेररिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाले जो मुल्क, एक मुल्क, पड़ोसी मुल्क या दीगर ममालिक अगर कोई समझते थे, तो इस फोरम को होस्ट करने के बाद तो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी हमें स्ट्रेंथन होती हुई दिखाई दे रही है, बड़े लीड रोल के अंदर पाकिस्तान दिख रहा है। लेकिन मैंने इस पर ज़रा डिटेल से प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपसे बात करनी है, क्योंकि ये बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि एक तरफ जब जयशंकर वहाँ से निकल रहे थे तो ये कहते हुए निकल रहे थे कि कोई इसमें बायलैटरल तो बातचीत है नहीं, हम तो SCO अटेंड करने जा रहे हैं। और एक तो ज़ाहिर है उनके लिए बड़ा मुश्किल भी है SCO पाकिस्तान में अटेंड करना, लेकिन दूसरी बात कि कैनेडियन ये जो प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स उसके बाद आ रहे हैं, जो कनाडा ने उनके डिप्लोमेट्स को निकाला है, तो ये तो एक तरह से बड़ी ह्यूमिलिएशन हो रही है इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ऐसे वक्त के अंदर हम जब देख रहे हैं कि एक तरफ ईरान डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, रशिया डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, वॉर जोन में है वो भी, और यहाँ पर भारत के साथ यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में से एक मुल्क खड़ा होकर कहता है कि भारत की बाकायदा इन्वॉल्वमेंट है सिख कम्युनिटी के मर्डर में। और इस सिचुएशन के अंदर तो ये और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा फोरम, जहाँ पर इस रीजन की कंट्रीज़ जो है वो अपना फ्यूचर का लायामल बेहतर तरीके से प्लान करके अपनी शिकायत को दूर करके आगे बढ़े। ब्रिगेड साहब, इसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछूंगा, सिक्योरिटी पैराडाइम में ये कितना इंपॉर्टेंट है, और एक ऐसे वक्त में जिस वक्त इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अंडर प्रेशर है? देखें आदिल, बात यह है कि बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस इज इकोनॉमी रिलेटेड, लेकिन इसके अंदर जाहिर है कि इकोनॉमी का जो स्टेप फॉरवर्ड है वो है सिक्योरिटी। इफ यू हैव अ सिक्योर एनवायरनमेंट्स and you have business friendly environments, that means you get connectivity from Central Asia, Afghanistan, Balochistan and then Gwadar port. So इसके लिए जो कुंजी है ना जिसको हम कहते हैं वो है सिक्योर एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी। अगर इसके खास तौर पे इंडिया को तो बड़ा सख्त झटका लगा ये कनाडा वाला जो इशू हुआ है। They have no reason to not blame Pakistan. Actually, India is now a global terrorist country. ये ग्लोबल फाइनेंशियल टेररिज्म भी करते हैं और ये प्रूवन है। कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान और रीजनल में हर जगह इन्होंने क्वेश्चन करके उनको कंट्रोल किया है, और सब मुल्क इनके सारे मुल्क नाराज हैं साउथ एशिया के। सेकंड ये कि देखिए इकोनॉमी फ्लरिश कैसे होगी जब आपके मुल्क में आपके इस रीजन के अंदर सिक्योर एनवायरनमेंट्स होंगी। मीन्स के इस SCO के अंदर इकोनॉमी के साथ एटलीस्ट पाकिस्तान को ये टेररिज्म का इशू उठाना चाहिए, नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया बट इन दिस रीजन के हाउ ऑल दीज कंट्रीज कैन जॉइन हैंड टुगेदर टू एंश्योर के टेररिज्म इज एलिमिनेटेड एंड बेस्ट सिक्योर फ्रेंडली एनवायरनमेंट्स क्रिएटेड और कनेक्टिविटी थ्रू सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान इज अफेक्टेड। नाउ दैट इज द की पॉइंट। अगर ये इसमें कहीं ये मीटिंग है और ये भी कह दें कि 3 से 6 महीने के अंदर एवरी क्वार्टरली और 6 मंथली सिक्योरिटी के ऊपर इस रीजन के तमाम सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो मीटिंग करेंगे और उसके रिव्यू करेंगे क्या प्रोग्रेस हुई, क्या और चाहिए और क्या इसके लिए हो सकता है, ताकि जब तक ये नहीं होगा ये सेंट्रल एशिया के इतने एनर्जी रिच रिसोर्सेज हैं और वो दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस और लेकर आना चाहते हैं। लेकिन अब इसमें तो एक चीज और भी इंटरेस्टिंग हो गई ना ब्रिगेड साहब के, जब हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर पे डिस्टर्बेंस है, प्रॉक्सीज हैं हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे, जो इंसर्जेंसीज हैं या जो टेररिज्म हमें फेस करना पड़ता है, इस कॉन्टेक्स्ट में जब कैनेडियन गवर्नमेंट ने एविडेंस के साथ डिप्लोमेट्स को फारिग किया है इंडियन, तो हमारा तो बहुत पुराना केस है कि इंडिया जो है वो हमें वेस्टर्न बॉर्डर से भी डिस्टर्ब करता है और उसकी इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इसको किस तरह यानी अगर मैं कहूँ कि डिप्लोमेसी की टर्म में कैश कर सके, एक तो होता है ना आप डायरेक्ट एक दूसरे पे एलिगेशन लगा देते हैं, एक होता है कि फिर आप एक दूसरे को ऐसे बड़े फोरम्स के जरिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हम रीजन की प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको ये काम थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, बल्कि भरपूर रोकना पड़ेगा ताकि रीजन प्रॉस्पर होना शुरू हो, क्योंकि जियो इकोनॉमिक्स की जी अगर इसमें देखें डिप्लोमेटिक लैंग्वेज पाकिस्तान को यहाँ इस्तेमाल इसलिए करनी पड़ेगी कि बायलैटरल इशूज हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो इस स्पेशल ये SCO की ये मैंडेट है। तो वी शुड से कि इट्स अ कॉमन एनिमी फॉर द होल रीजन, टेररिज्म एंड ये इनसिक्योर एनवायरनमेंट्स। इसके लिए वी हैव टू मेक अ कलेक्टिव एफर्ट एंड पाकिस्तान शुड से कि जी हमें सबको मिलके इकट्ठी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, not naming India as a whole, but India would understand what does we mean. Along with that, हम एक क्वार्टरली और 6 मंथली हम एक इसमें सिक्योरिटी के तमाम हेड्स इस रीजन के बैठे
एंड सी कि हमने क्या डिस्कस किया था, उसको हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, क्या उसमें पिटफॉल से, क्या डिफिकल्टी, और आइंदा नेक्स्ट 6 मंथ के लिए हम ये क्या करें। लेट मी I have to take a break here. Yes, you have raised very pertinent point. Let me take a break here. Break के बाद जब वापस आते हैं डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करें। जी वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर एम्बेसडर मलिहा लोधी साहिबा मौजूद हैं, उनसे ज़रा एससीओ के ऊपर उनकी राय लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस मैडम। ये बताइएगा कि हम इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है एससीओ का वो हमारा क्या है और हम कैसे इसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं इस फोरम का। योर टेक ऑन। देखिए, इसमें काफ़ी मौके मिलते हैं मुल्कों के कि तंजीम का जो एजेंडा है उसको शेप करने का। जाहिर है जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट है उसमें सियासी या जियोपॉलिटिकल उस तरह के इश्यूज नहीं रेज होते, वो सिर्फ हेड्स ऑफ स्टेट समिट में होते हैं। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट में जो कि पाकिस्तान जिसकी मेजबानी कर रहा है, उसमें मुआशी इश्यूज जो होते हैं, एनर्जी के हो गए, ट्रेड हो गए, एनवायरनमेंट हो गए, इस किस्म के इश्यूज जो है वो रेज करते हैं। तो इस हवाले से माजी में पाकिस्तान ने कोशिश की है इनिशिएटिव लेने की। मिसाल के तौर पे एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन पे पाकिस्तान ने माजी में इनिशिएटिव लिया था एससीओ में। उसके अलावा पॉवर्टी यानी गरीबी गुर्बत हटाने की एक इनिशिएटिव था, एंटी पॉवर्टी, उसका भी इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिया था। तो इस किस्म के जो प्रोग्राम्स होते हैं जिसके तहत फिर खित्ते में ताउन हो सकता है, कोऑपरेशन बढ़ती है रीजनल, तो इस तरह के मौके होते हैं कि मुल्क जो है पाकिस्तान जैसा मुल्क वो अपनी प्रायोरिटीज को सामने रख के एजेंडा को शेप करे। ठीक, मलिहा साहबा, वैसे ये एक जाहिर है ऑब्वियसली ये प्लान्ड होती हैं इस तरह के फोरम्स, मीटिंग्स, ये बहुत पहले डिज़ाइन हो जाती हैं चीज़ें। हम इसको तो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में देख ही रहे हैं, लेकिन आप चूँकि जाहिर फॉर्मर एम्बेसडर रही हैं, आप वर्ल्ड व्यू है, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो कनाडा और इंडिया की टेंशन चल रही है और दुनिया में जो वो हेडलाइंस बन रही हैं, ऐसे वक्त में पाकिस्तान का एससीओ होस्ट करना और इंडिया का की फॉरेन पॉलिसी का प्रेशर में आना, हाउ डू यू सी इट? देखिए जी, वो तो दो मुख्तलिफ चीजें, उनका आपस में तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो वो एक अलग किस्सा है, एक अलग इश्यू है, इसका समिट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये समिट एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मल्टीलैटरल फोरम है, तो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारे इमेज के ऊपर जो है होस्ट करने से पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा होगा, क्योंकि इसको रोकने के लिए दहशतगर्दी के वाक़यात भी होते रहे पाकिस्तान के अंदर। जी, आर्जी तौर पे तो फर्क पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ आर्जी होता है। मेरा ख्याल है जो पायदार होता है या देरपा होता है, जिसका असर वो होता है मुल्क के जो अपना स्टैंडिंग है, यानी कि मुल्क की अपनी मुआशी कुव्वत, मुल्क की अपनी कामयाबी टेररिज्म से लड़ने की, मुल्क की अपनी कामयाबी सिक्योरिटी सिचुएशन पे काबू पाने की, वो किसी समिट से नहीं होता। वो पाकिस्तान के अपने जो एक्शंस होते हैं घर पे, और घर किस तरह से ठीक करना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे लानी है, उसका कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक नहीं है। ठीक, और वो जो वेस्ट इसको एससीओ को थोड़ा सा एक मुखालफत के सेंस में देखता है, उसमें पाकिस्तान अपना कैसे रोल प्ले कर सकता है कि ये बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट हो सके? मेरा ख्याल है एक समिट की मेजबानी से कोई मगरिब में कोई पैनिक तो नहीं है। ये समिट होते रहते हैं, पहले भी हुए। ये कितना 23rd समिट है, तो इन 23 समिट्स में कोई मगरिब हिल तो नहीं गया है। तो ये तो हमें अपने ज़हन में बनाई हुई है चीजें कि वो उससे घबरा जाएंगे। वो क्यों घबराएंगे? उनके अपने हैं अलायंसेस, EU है, सिक्योरिटी अलायंसेस है, अमेरिका की इंडो पैसिफिक के हवाले से अपने अलायंसेस हैं। तो मैं नहीं समझती कि वो, यानी कि ये दो चीजों को हम क्यों जोड़ रहे हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे। राइट, थैंक यू सो मच। मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, फॉर्मर एम्बेसडर। शाहिद साहब, आपकी क्या इस मामले में राय है कि वेस्टर्न कम्युनिटी जो है वो इसको अपने एक ओपोनेंट के तौर पर, एक पैरेलल ब्लॉक के तौर पर देखती है या नहीं? देयर इज नो डिफरेंस, कोई खास वो दे डोंट टेक इट टू मच सीरियस? लेकिन जी
मुखालफत तो जाहिर है, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेटो है, EU है, बहुत बड़ी, उन्होंने अभी जो क्वाड है, कुछ तो नई बनाई है, कुछ पुरानी चल रही हैं। और ये जो यूरोपियन यूनियन के साथ यूनाइटेड स्टेट्स की जो रिलेशनशिप है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की भी है, मतलब जहाँ पर उनकी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी गई, जाके पूरे वेस्टर्न यूरोप को आज़ाद कराया गया। अब जो उसके बाद से अब तक एक बड़ी रिलेशनशिप जो यूनाइटेड स्टेट्स की यूरोपियन यूनियन के साथ बड़ी पुरानी है, और उसमें ये इस किस्म की हमारी जो समिट जो SCO हुई है, इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये एक हमारे लिए, ये बल्कि हमारी जो एक इमेज है वो बेहतर होती है। हमारे समझता हूँ कि मेरी ओपिनियन ये है कि जो हालात इस वक्त गुजर रहे हैं हम, उसमें ये क्वांटम जंप है कि हमारी इमेज बेहतर हुई है कि हमने रीजन के इन ममालिक को, ज़रा इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, उसमें रशिया है, चाइना है, इंडिया है, ईरान है, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के वो मुल्क जो लैंडलॉक्ड हैं, इनको हम एक जनाब एक पेज पर एक ले आए, यहाँ एक जगह बिठाया हुआ है, बैठे हैं, मिलेंगे एक दूसरे के साथ, मीट और अपनी जनाब व्यूज एक्सचेंज करेंगे ऑन वेरियस इश्यूज। एक तो है ना कि जो समिट का जो है एजेंडा वो इकोनॉमिक ज्यादा कोऑर्डिनेशन के ऊपर है, ये मैं समझता बड़ा अहम है। लेकिन इसके साथ एक बात करूं कि इंडियन जो गवर्नमेंट का शुरू से मौका है जी कि हम तो सिर्फ पाकिस्तान से बात करेंगे टेररिज्म के ऊपर। तो अब ये जो कनाडा, मैं क्यों कनाडा में रहा भी हूँ और 9/11 के बाद में वहीं पर ही था, तो मैं ये बताऊं कि कनाडा बड़ा एक पीसफुल मुल्क है और एक इमिग्रेंट मुल्क है। हर साल 3-3.25 लाख इमिग्रेंट्स वहां जाते हैं। उनके लिए उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जबकि कनाडा ने बड़ी, ये देखें, ये मुल्क बड़े सोच समझ के, बच्चों तरीके सोच समझ के ये डिसीजन लेते हैं। एक अरसा दराज से ये चला, ये इसकी इंक्वायरी हुई, और आज जाकर जो सबसे बड़ा धचका मैं समझता हूँ लगता है फॉरेन अफेयर्स के अंदर, कि जब आप हेड ऑफ मिशन को भी निकाल दें, ये बड़ा है कि उन्होंने दूसरे भी कुछ 6 को निकाला और हाई कमिश्नर को निकाला। ये मैं समझता हूँ कि इंडियन इमेज परमानेंटली तो नहीं, मतलब टेम्पररी तौर पर बहुत इसको धचका लगेगा, इसलिए कि उनकी अपनी जो एक आर्गुमेंट थी कि जी पाकिस्तान टेररिज्म करा रहा है या फलाना मुल्क करवा रहा है, आज ये लगता है कि स्टेट इसके अंदर इन्वॉल्व थी, और ये बहुत बड़ा धचका इंडियन इमेज को है, इवन दो इन द शॉर्ट रन, स्पेशली कि आज तो ये जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इसको हम अलहदा आइसोलेशन में नहीं देख सकते। जिस तरह मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि आज जो वेस्ट में हेडलाइंस बनी होंगी वो यही बनी होंगी कि पाकिस्तान जिसको टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करने के लिए इंडिया अपना जोर पूरा लगाता था, वहाँ SCO बड़े सेफ तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज हो रही है। और दूसरी तरफ इंडिया जो कहता था पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, वो खुद कनाडा जैसे मुल्क के अंदर टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व पाया जाता है। क्योंकि अगर मैं इसको मीडिया के पर्सपेक्टिव से वेस्टर्न देखूं तो मुझे पता है कि वो इन दोनों चीज़ों को ज़रूर रिलेट कर रहे हों। मैं ये बात आपको बताऊं कि इंडियन जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो भी स्पोक्स लेबर, उनके लिए कितना मुश्किल होगा मीडिया के अंदर इसको डिफेंड करना। दूसरा, जो वजीर खारजा आज पहुंच गए हैं, ज़ाहिर है अपने काउंटर पार्ट्स को मिलेंगे, उनके ताल्लुकात बड़े करीबी हैं, वो कैसे डिफेंड करेंगे इस डिसीजन को जो कनाडा की है, क्योंकि वो तो बड़ी सोच समझ डिसीजन। एनीवे, ये समझता हूँ नेचुरली स्पीकिंग यहाँ बायलैटरल इश्यूज तो कोई डिस्कस नहीं होते। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज को इस दौरान SCO के दौरान इसको उठाएगी। लेकिन ये एक इशू है कि जो आपको पता है कि सेंट्रल एशियन, ये सारी SCO के अंदर जो टेररिज्म एक बहुत ही सीरियस इशू है, और इसको मैं तो नहीं समझता इससे कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन ये एक इंडियन इमेज की जो इमेज है उसको एक मैं समझता हूँ इवन इन द शॉर्टर रन टार्निश किया गया है। ब्रिगेडियर साहब, आप ज़रा ये बताइएगा कि एक तो ज़ाहिर है इंडिया की इस वक्त जो पोजीशन है वो डिफेंसिव है पूरी दुनिया में, जो गुज़िश्ता रोज़ से खबर चल रही है, लेकिन ये एक आइडियल चांस भी तो हो सकता है, जिस तरह आपने पहले भी इसका हवाला दिया कि हम इस सारे प्रोसेस को इनडायरेक्ट वे में ये रीजन फैसला कर सकता है कि हम, क्योंकि ये तो वो इजराइल वाली पॉलिसी लगती है ना इंडिया की, तो हंट एंड किल वाली, कि वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाकर जो है वो टारगेट करते हैं लोगों को और एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो इंडिया भी अभी फ़िलहाल उसी पैटर्न पे नज़र आता है। लेकिन ये तो हो सकता है बहरहाल कि इस फोरम के थ्रू जो है वो फ्यूचर प्लान डिटर्मिन किया जाए, बेशक बायलैटरल ना सही लेकिन रीजनल कॉन्टेक्स्ट में ही सही। देखिए, रीजनल कॉन्टेक्ट की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि SCO विनो की तो रीजनल है, जिसमें 10 मुल्क हैं,
सेंट्रल एशिया, बेलारूस, रशिया, चाइना, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान। लेकिन बात ये कि ये हाईलाइट किस तरीके से रीजनल लेवल पे किया जाए। वी कांट टॉक स्पेसिफिकली कि इंडिया ने ये किया और इंडिया ये कर रहा है। और जहाँ तक जो स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान का टॉक है जी, ये ऐसा हमें इतना हमारी एफर्ट कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए ये नेबरिंग कंट्री की, कि जिसपे एक मुल्क को अगर टेररिज्म हो रहा है और उसकी कैपेसिटी नहीं इसको कंट्रोल करने की, देन अदर कंट्री शुड बी एबल टू सपोर्ट रीजनल कंट्रीज, एसओ की मेंबर कंट्रीज। They should join hand with that country to help eliminate terrorism from the country. ये भी आप उसमें ये जरूर इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी, आप कैसे ट्रेड करेंगे? इसके खतो खाल में है, ट्रेड भी है, कॉमर्स भी है, कल्चरल भी है, एनवायरनमेंट भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, एवरीथिंग इंक्लूडेड। Without Afghanistan, you cannot have trade with आप ये गवादर पोर्ट सीपे को यूज ही नहीं कर सकते। आप सोचें कितना बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान को क्यों गवादर नहीं बनाने देना चाहते कि दे नो के एक इस्लामिक मुल्क, वाहिद न्यूक्लियर मुल्क, फिर उसकी फौज लड़ाका, स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी, इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने फैसले अपनी मुल्क के मफादात में करेंगे। दैट इज द इशू दे डोंट वांट। और आपको हमें वर्ल्ड में फंसाएं, अगर हम अपनी भी हमारी कोताही है तो इसका राइट फायदा यही है कि हम इसके ऊपर ब्रॉड टर्म में बात करें कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ये तमाम हमारे रीजन के इस पे एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉब्लम भी है, जिससे हमारा बिजनेस और ट्रेड इफेक्ट कर रहा है। ये अगर हम इसको कन्विंस करें, लेकिन अभी अफगानिस्तान जो है वो इसका मेंबर नहीं है, ऑल्दो रशिया एंड चाइना आर कनेक्टेड विद देम और एक वो एनवायरनमेंट उनके लिए वर्किंग रिलेशनशिप है उनके पास। लेकिन जब तक अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं होता तो ये जिस ट्रेड की हम कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, एक बर्निंग अफगानिस्तान के अंदर ये कैसे पॉसिबल हो? देखिए, अफगानिस्तान इसका जो है ऑब्जर्वर मेंबर है, राइट। अफगानिस्तान को इनवाइट इसलिए नहीं किया कि वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनी हुई। दैट इज दे हैव नॉट इनवाइटेड। आई स्टिल फील कि एससीओ को किसी तरीके से इनवाइट करना चाहिए था और दे शुड लिसन व्हाट ऑल इज हैपनिंग, व्हाट द कंट्री नेबरिंग कंट्री सोच रही है अफगानिस्तान के बारे में। जी। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम चाइना का देखें। चाइना अफगानिस्तान में बहुत मिलियन डेवलपमेंट कर रहा है। दे आर गिविंग लॉट ऑफ डॉलर्स टू इंटरिम गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से उनको बाकियों की किसी की परवाह नहीं है। अगर चाइना चाहता है कि सीपे कंप्लीट हो और गवादर पे ऑपरेशनलाइज हो और काशगर के थ्रू 9 डेज में उनका पूरा कॉन्वॉय पहुंच जाए ट्रेड का गवादर पोर्ट पे, देन दे हैव टू पुश अफगान इंटरिम गवर्नमेंट, दे हैव लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। दैट इज द थिंग, इसको करने की जरूरत है, तभी ये कामयाबी मिलेगी। ठीक। शाहिद साहब ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान का जो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है एससीओ कंट्रीज के साथ। 15 बिलियन डॉलर तक का पोटेंशियल टैप किया गया है। ये कैसे पाकिस्तान को क्या करना होगा कि पाकिस्तान इसका जो कंप्लीट फ्रूट है वो हासिल कर सके, पाकिस्तान इसका फुल बेनिफिट ले सके? अभी सर भिगड़े साहब ने बात की थी ना, मैं 1-2 दिन से जब टीवी पे आ रहा हूँ मैं यही कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर एजेंडा इकोनॉमिक एनलार्जमेंट इकोनॉमिक है, स्ट्रेंथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स हैं, सबसे बड़ा जो हैंडीकैप और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल अफगानिस्तान के कनेक्टिविटी का जो इशू खड़ा हुआ है, वहाँ अफगानिस्तान का जो मामला है, मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ये ओपिनियन है कि ये बहुत मौका है इस वक्त इन सब रीजनल कंट्रीज को कि वो एक एज अ ग्रुप अफगानिस्तान को बावर कराए कि ये जो उनका देखें जहाँ इंटरनल इश्यूज है ना कि जी औरतों को फलाने को टिमकाने को नहीं देते राइट्स, वो भी गलत है। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू इनका ये है कि जो कनेक्टिविटी नहीं हो रही वो अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी है और अफगानिस्तान के अंदर टोटल खामोशी है कि वहां पर जो उन्होंने रेफ्यूज दी हुई है या आंखें बंद की हुई हैं उन अनासर को जो बॉर्डर एरियाज में बैठकर हमारे पर हमला करते हैं। फिर अफगानिस्तान हुकूमत कहती नहीं जी हमें तो पता नहीं, से बातचीत की जाए। कैसे बातचीत की जाएगी बताएं मुझे आप। तो ये एक इशू है जिसको मैं समझता हूं कि एससीओ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। चाइनीज पर अटैक हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी अफगानिस्तान से ऑपरेट होती रही हैं चीजें। जी, जो चाइनीज अटैक हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, चाइनीज नेशनल्स पे जो अटैक हुए हैं वो भी अफगानिस्तान से ऑपरेट होती रही चीजें।
एब्सोल्युटली। देखें ना, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे अवाम, सिपाही, फौजी सिपाही, पुलिस वाले कोई मारे नहीं जाते। क्या मुझे आप ये बताएं कि क्या अब 40 साल से हम ये चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं, जब से सोवियत यूनियन की इन्वेजन हुई अब तक। अब तो इनकी अपनी हुकूमत तालिबान की आ चुकी है। मुझे नहीं समझ आता कि कौन सा इस्लामी कानून है जो इजाज़त देता है कि आप अपने मुल्क के अंदर जो ये लोग आ रहे हैं वो आप रेफ्यूज लेते हैं, फिर अटैक करते हैं। या तो फिर मान लें कि जी आपकी हुकूमत नहीं है, ख़त्म है, आपके पास पावर नहीं इनको कंट्रोल करने की। जब कहती है कि हमारा तो पूरी मुल्क पर कंट्रोल है, तो फिर इनको रोकें। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये सॉवरेंटी होती है ना, ये सैक्रोसेंट होती है। ये बर्दाश्त का लेवल जो है ये रेस कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि अफगानिस्तान ने वैसे भी हमारे साथ 47 से अब तक कोई भलाई का काम नहीं किया। ये अब मैं समझता हूं कि अगर SCOs की, अगर हुकूमत जो ये समिट है, अगर इस पर कंसेंसस ले आती है कि अफगानिस्तान को समझाना पड़ेगा कि ये इस काम से वो पीछे हट जाएं, तो कनेक्टिविटी भी हो जाएगी और सुकून भी आ जाएगा रीजन। ब्रिगेडियर साहब, योर टेक ऑन लास्ट 2 मिनट्स। देखिए, बिल्कुल बात यह है कि आपने अगर SCO को कामयाब करना, इकोनॉमी में, ट्रेड में, कॉमर्स में, सिक्योरिटी में, और ये सारा डेवलप करना है, IT में जो भी आपने करना है। देखिए, सेंट्रल एशिया द रिच में ये नेचुरल रिसोर्सेज में है। टापी आपके सामने हल्डा पे क्यों अफगानिस्तान की वजह, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान। सो आपको हर हालत में ये सारे मुल्कों को मिलके जॉइंट एफर्ट से अफगानिस्तान हैज टू बी टोल्ड कि प्लीज किक आउट ऑल दोस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और एक और हमारी बदकिस्मती SCO की है कि इंडिया इज पार्ट ऑफ इट एंड इट इज अ स्पॉइलर। आप कोई भी अपना जॉइंट वेंचर नहीं कर सकते, जॉइंट स्ट्रेटजी फॉर डिफेंस भी नहीं कर सकते इंडिया की वजह, बिकॉज इंडिया रिमेन प्रॉक्सी ऑफ अमेरिका फॉर पाकिस्तान, चाइना एंड साउथ चाइना सी। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम कि वो करने नहीं देगा। इट हैज टू बी ऑल कोऑर्डिनेट, सारे मेंबर्स को बनना पड़ता है इस कॉन्टेस्ट में। आई विश कि इंडिया वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस। अगर ये होता बट इट्स अ बिग कंट्री, तो वो बन गए मेंबर पाकिस्तान के साथ। तो इसलिए इस वक्त इस स्टेटमेंट में अगर ये कर लें कि हम जॉइंट एफर्ट करेंगे और यहाँ पर हम जॉइंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी करेंगे, जो मेंबर स्टेट को प्रॉब्लम है वो हम मिलकर रिजॉल्व करेंगे, इट विल बी अ बिग सक्सेस फॉर दिस SCO। शाहिद साहब, लास्ट 1 मिनट, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए क्या SCO को होस्ट करने के बाद, या SCO में तो जाहिर है एक पोजीशन है पाकिस्तान की, लेकिन क्या ब्रिक्स के लिए भी रास्ता पाकिस्तान का खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा, इसलिए कि देखें आज हमने ये एक कामयाब समिट है, कल ये शुरू होगी। ये उनको ये हमने किया और होस्ट किया है, और ये रीजनल कंट्रीज यहाँ पर आई हैं। ये हमारी कामयाबी, हमारे फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है। इंस्पाइट ऑफ लोग क्या बातें करते रहे, और हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि हम ब्रिक्स के मेंबर बन जाए। वही कंट्री, उसमें भी ये 1-2 कंट्री शामिल हैं। तो हम समझते हैं कि हमारा ये राइट बनता है कि हम इस एक और जो इस किस्म की मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में हम मेंबर बने। थैंक यू सो मच फॉर्मर एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब, मसूद खान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, मलिहा लोधी साहिबा मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। SCO पाकिस्तान के फ्यूचर को डिटर्मिन करेगी, चाहे वो रीजनल कनेक्टिविटी हो, इकोनॉमी हो, सिक्योरिटी हो, और पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज। मेरा मानना ये है कि आज जब सुबह इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस बनी होंगी तो यकीनी तौर पर ये देखा गया होगा कि पाकिस्तान के बारे में जो इंडिया प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान आज इतनी बड़ी फोरम को होस्ट कर रहा है, और इंडिया की इतने बड़े मुल्क कनाडा से टेररिज्म की इन्वॉल्वमेंट की खबरें और उनके डिप्लोमेट्स को जो है वो निकालने की खबरें आ रही हैं। तो यकीनी तौर पर ये आज इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।